आप देख रहे हैं अपना चैनल समाचार कक्ष और मैं हूं मुफीद जिलानी आपका स्वागत करता हूं। 2024 में होने जा रहे लोकसभा के आम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज़, यूँ कहिए कि उरूज पर हैं आसमान पर। हर तरफ हर सियासी पार्टी अपनी अपनी जुगत बिठाने में लगी है। सत्ताधारी दल भाजपा हो, उसकी सहयोगी पार्टियां हों, या विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, उसकी सहयोगी पार्टियां हों, या ऐसी पार्टियां हों जो इन दोनों से के गठबंधन में शामिल नहीं हैं, वो सभी अपने अपने स्तर पर तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि किस तरह आगामी लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो विपक्षी एकता की बात चल रही है उसमें क्या क्या उम्मीद की जा सकती है, विपक्षी एकता किस तरह मुमकिन हो सकती है, और अगर मुमकिन नहीं हुए तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कि जो विपक्षी एकता जिसकी अहम बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में होने जा रही है, जिसकी मेज़बानी कांग्रेस पार्टी करेगी, उसमें क्या क्या होने जा रहा है और कौन कौन शामिल हो सकता है, क्या अहम बात उसमें हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल समाचार कक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, हमें फॉलो करें। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में ज़ोर शोर से लगी हुई हैं। हर तरह से ये कोशिश की जा रही है, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्षी पार्टियां हों, कि अपने कुनबे को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये चुनाव गठबंधन बेस पर लड़ा जाने की ज़्यादा उम्मीद है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी भाजपा का गठबंधन होगा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो इस टाइम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन हो सकता है, और दूसरा एक गठबंधन या ऐसी पार्टियां भी होंगी जो अपने स्तर पर बिना गठबंधन के चुनाव मैदान में होंगी। ये सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर पूरे ज़ोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। अब 17-18 जुलाई को जो बंगलौर में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन किए जाने के लेकर एक अहम बैठक कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के आमंत्रण पर होने जा रही है, उसमें कौन कौन पार्टियां शामिल होंगी और क्या क्या उम्मीद की जा सकती है, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इस एपिसोड का यानी इस विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की जो उम्मीद की जा रही है या कोशिश की जा रही है, इसका सबसे अहम मुद्दा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इस बार की बैठक में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं, ऐसे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता बता रहे हैं कि सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। जैसा कि 23 जो मई को पटना में बैठक हुई थी, उसमें 23 जून को जो पटना में बैठक हुई थी, उसमें सोनिया गांधी शामिल नहीं हुई थी और उसमें सिर्फ 15 पार्टियां शामिल हुई थी। लेकिन इस बैठक में 24 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें जो नई पार्टी है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना वजूद रखने वाली आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल है, जिसके अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं और चौधरी चरण सिंह की विरासत को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, यानी किसानों के एक बड़े नेता माने जाते हैं।
इसके अलावा वेस्ट बंगाल से रिलेटेड आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक हैं। साउथ दक्षिण भारत से रिलेटेड इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तमिलनाडु के क्या नाम है MDMK, PPMK और दूसरी छोटी पार्टियां हैं। कुल 9 नई पार्टियों को इसमें आमंत्रित किया गया है और वो भी इसमें शामिल होंगी। एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक से पहले सोनिया गांधी इन सभी पार्टियों को डिनर देंगी, यानी एक डिनर डिप्लोमेसी होगी, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि बहुत कुछ उस डिनर के दौरान सोनिया गांधी कुछ इस तरह के इंडिकेशंस देंगी पार्टियों को कि ताकि 17 और 18 जुलाई को जो बैठक होने जा रही है उसमें ज़्यादातर मुद्दों पर सहमति बन जाए और ज़्यादातर मामले तय हो जाएं, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो, चाहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। अब देखना यह है कि क्या ऐसा हो सकता है और अगर होगा तो उसमें क्या क्या इक़दाम, क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस इस विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के बाद में, यानी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, 303 पार्लियामेंट लोकसभा में उसके सदस्य हैं, उसकी भी अगर हकीकत का जानो तो पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है, लेकिन हाँ, कार्यकर्ता ज़रूर उसके अब भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मौजूद हैं, क्योंकि उसका एक मदर जो डिवीज़न है, मदर संस्था है, वो RSS, वो हर जगह अपना काम कर रही है। और अगर RSS काम कर रही है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है, क्योंकि RSS और भारतीय जनता पार्टी कोई जुदा नहीं। तो कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ा दल, विपक्षी दल है, तो इसमें सबसे अहम बात ये होगी, अगर आपको विपक्ष की एकता को कामयाब करना है, विपक्षी एकता को मजबूत करना है, तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। यानी उस पर जो आरोप अब तक चस्पा होते रहे हैं कि वो अपने सहयोगी पार्टियों को ज़्यादा भाव नहीं देती है या उस तरह से बराबर का व्यवहार नहीं करती है, अगर आप बड़ी पार्टियां हैं तो आपको बड़प्पन दिखाना होगा और बराबर का व्यवहार करना होगा, गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनानी होगी, तभी इस विपक्षी एकता गठबंधन को आप आगे कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे छोटे दल हैं उनको भी इसी तरह की पॉलिसी पर चलना होगा। अगर आपने कांग्रेस को ये मानकर चले कि कांग्रेस को हम अपने यहाँ स्पेस नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये विपक्षी एकता की बात करना बेमानी होगी, क्योंकि कांग्रेस एक पैन इंडिया प्रेजेंस वाली पार्टी है और वो हर जगह अपनी हिस्सेदारी चाहेगी। अगर वो चाहेगी तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो अपने यहाँ जहाँ उम्मीद की जा सकती है, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन जगहों पर अगर विपक्षी एकता में बहुजन समाज पार्टी शामिल होती है तो उसको हिस्सेदारी देनी होगी। राजस्थान में समाजवादी पार्टी का भी थोड़ा बहुत स्टेक है, एक आध सीट के लिए वो भी डिमांड कर सकती है, तो उसको देना होगा। दूसरे, विपक्षी एकता के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको जो ऐसे दल हैं जो गैर भाजपा दल हैं और समान विचारधारा रखते हैं, सेकुलरिज्म पर भरोसा करते हैं, उनको अछूत नहीं मानना होगा, बल्कि हर किसी को अपने साथ लाने का प्रयास करना होगा। जैसे कि इस बैठक में जो 17-18 जुलाई की है, उसमें सिर्फ 9 अदर पार्टियों को, यानी टोटल 24 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है। तो मैं समझता हूं कि बहुत सी पार्टियां उनमें छूट गई हैं। आपने बहुजन समाज पार्टी को आमंत्रित नहीं किया, आपने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को आमंत्रित नहीं किया, जबकि वो उम्मीद कर सकते थे। आपने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को आमंत्रित नहीं किया। आपने अपना दल की जो यूपी का पार्टी है, चाहे वो छोटी है, लेकिन उसको आमंत्रित नहीं किया। इसमें आपको, क्योंकि ये ऐसा समय है
कि आपको सभी को साथ लेकर चलना है और किसी हो सकता है कि इन छोटे छोटे दल से एक एक आधा परसेंट 2% वोट बढ़ जाए और ये सब इकट्ठा होकर बूंद बूंद से समंदर का काम करे, तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और कुछ को अछूत मानकर चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए या ऐसी पार्टियां जो आपसे सीधे टकराव में हैं या भारतीय जनता पार्टी की समर्थन करती हैं, वक्तन फवक्तन पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का साथ देती हैं, हालांकि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि उनको भी अपने साथ लाने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कर रही है। ऐसी पार्टियों को वो दोबारा से अपने साथ लाना चाहती है जो पिछले दिनों उसका साथ छोड़ गए थे, यानी एनडीए में साथ नहीं छोड़े, चाहे अकाली दल हो, चाहे तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की हो और दूसरे छोटे दल जो पूर्वोत्तर के हैं या क्या नाम है महाराष्ट्र के हैं। तो ये सब चीज़ें, अब आपने महाराष्ट्र की पार्टी जो अंबेडकर की बाबा साहब अंबेडकर के पुत्र की पार्टी है, उसको भी आमंत्रित नहीं किया, जबकि आपको करना चाहिए था। आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर हैं, भले ही लेकिन उनके क्या नाम है कैडर बेस पार्टी है और भले ही थोड़ा सा अभी मतलब इतना उसका वो नहीं है, लेकिन इन सबको आपको साथ लेकर चलना है कि कुछ ना कुछ आपको इसमें गिव एंड टेक अगर आप नहीं करते हैं तो आप बस, यानी ये मैं कांग्रेस को ये समझना होगा और विपक्ष की उन पार्टियों को समझना होगा जो इसमें इस कोशिश में लगी हैं कि हाँ ये विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन, मजबूत गठबंधन हो जो मजबूती के साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का सामना मजबूती के साथ कर सकें, मुकाबला मजबूती के साथ कर सकें और 1-to-1 फाइट करने का कुछ हिसाब बना सकें। तो ये चीज़ें सब करनी होंगी। अब आप इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी गठबंधन है, अगर आपको सत्ताधारी भाजपा एनडीए से मजबूती के साथ मुकाबला करना है तो आपको अपना नैरेटिव जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो नैरेटिव बना के चलना होगा, वही नैरेटिव सेट करना होगा, ना कि आप भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंसें। यानी भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुद्दा उठाया और आप अपना उस पर रिएक्ट करने लगे, जैसे कि पिछले दिनों भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करप्शन के लेकर और यूसीसी को लेकर आप एक मैदान में गेंद उछाल दी और बहुत से लोग, मोदी मीडिया ने उसको बड़ा चढ़ाकर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि अब जो है 2024 का लोकसभा चुनाव इन्हीं दो मुद्दों पर होगा, यही अहम मुद्दे होंगे। और अगर विपक्षी पार्टियां जो गठबंधन बनाने का प्रयास कर रही हैं और ये दावा करती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का मजबूती के साथ मुकाबला करेंगी और उसको हराएंगी, और अगर वो इसी तरह के गोदी मीडिया के और भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में फंस गई, उसके ट्रैप में फंस गई और उसका रिएक्शन करने लगी, इन्हीं के जवाब देने लगी, जैसा कि कुछ पार्टियां कर रही हैं। हालांकि ज़्यादातर बड़ी पार्टियां इन मुद्दों पर बहुत ही सोच समझकर सावधानी के साथ कदम उठा रही हैं या रिएक्शन दे रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इन चीज़ों को खुद आपको देखना होगा। अगर आपको सफलता के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो आपको अपने जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है और क्या नाम है राज्य और केंद्र के बीच की जो तकरार है, जो क्या नाम है पेट्रोल डीजल के दाम हैं या और भी इस तरह की चीज़ जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन्हीं को सामने लेकर चलना होगा। उन्हीं को, सेकुलरिज्म है, संविधान और प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये सब इन्हीं को लेकर, या जो नफरती माहौल है जो पैदा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठनों या उसके मदर संस्था की तरफ से, उन सबको ही आपको आगे लेकर चलना होगा। अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी चूक गई और भारतीय जनता पार्टी के जरिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए फिर
जो उछाले गए मुद्दों में आप फंस गए तो निश्चित रूप से आपकी एकता कोई काम नहीं आएगी और आप उसी में उलझ कर रह जाएंगे, उन्हीं का जवाब देते रह जाएंगे। जबकि आपको करना यह है कि आपको अपने सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेना है, तभी आप कामयाबी से चुनाव लड़ सकते हैं और सफलता की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा आपको एक सबसे जो विपक्षी एकता में अभी तक जो सामने आया है कि वो कुछ नेता विपक्ष के ऐसे हैं जो राहुल गांधी को का नेतृत्व अभी तक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ शायद यही वजह है कि सोनिया गांधी को आगे आना पड़ा है या वो आगे आई हैं और डिनर डिप्लोमेसी कर रही हैं और 17-18 जुलाई की बैठक में शामिल होने की भी उनकी उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहती हैं और एक ऐसा मैसेज देना चाहती हैं कि सब चीज़ को भूलना है। राहुल गांधी जानते हैं आप, उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। अभी आगे क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी एक तरह से अपने को चुनावी पॉलिटिक्स से बचा के चल रहे हैं। वो अभी ये साफ है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी नहीं हैं, भले ही कांग्रेस पार्टी उनको बड़ा नेता, वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन विपक्ष के बड़े नेता बनने में अभी उनको समय है। तो कांग्रेस पार्टी को ये भी सोच समझना होगा कि ज़्यादा ये दबाव न बनाया जाए कि राहुल गांधी को तमाम विपक्षी पार्टियां जो नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं वो अभी एक्सेप्ट करें। अभी जो पहली ज़रूरत है वो विपक्षी एकता की है और विपक्ष के सामने यही चुनौती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी से कैसा मुकाबला किया जाए। तो अपने जो ज़ाती या जो स्वार्थ हैं, निजी स्वार्थ हैं या निजी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको दरकिनार करना, यही छोटी पार्टियों को भी करना पड़ेगा कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं अपने स्टेट में लेकर के कांग्रेस को दरकिनार करना है, सिर्फ उन्हीं को रहना है, ये महत्वाकांक्षाएं भी उन्हें थोड़ा छोड़नी होंगी और एक दूसरे के साथ हिस्सेदारी बनानी होगी। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है और वे कांग्रेस के पास ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के पास भी एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है और इसको विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस को इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको अभी तक उसने बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल नहीं किया। जबकि उसके पास ये एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसकी कार्ड विपक्ष सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा जनता पार्टी या मोदी के पास नहीं, क्योंकि ये पहला मौका होगा अगर इस ट्रम्प कार्ड को विपक्षी गठबंधन इस्तेमाल करता है और इस ट्रम्प कार्ड को चल देता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी कार्ड अभी तक नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि 2024 में इसकी कार्ड उनके पास नहीं होगी और वो है ट्रम्प कार्ड मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष। अगर विपक्षी गठबंधन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे लाता है, फ्रंट फुट पर लाता है और एक तरह से उनके नेतृत्व को एक्सेप्ट करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ता है, तो यह पहला मौका होगा देश में कि दलित नेता को एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाएगा और वो भी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन के। उनको ये कहने का मौका होगा कि देखिए जो पिछले 70-75 साल में नहीं हुआ हमने वो किया और एक दलित पिछड़े व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया है और जनता निश्चित रूप से जो उनका मल्लिकार्जुन खड़गे का कद है उसके हिसाब से निश्चित रूप से एक जनता जो है उनकी तरफ आकर्षित होगी और एक नैरेटिव बिल्ड होगा विपक्ष की तरफ से कि हाँ अब एक मुकाबला कड़ा होगा, तगड़ा होगा और बराबर का होगा। अब इसमें
ये है कि मेरा मानना ये है कि जो भी अभी 17-18 जुलाई को जो मीटिंग होगी, इसमें बहुत से मुद्दे तय हो सकते हैं। जहाँ तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मामला है, वो शायद तय हो जाए। इसके अलावा हो सकता है कि इस गठबंधन का कोई नाम सामने आ जाए। अभी यूपीए, पीडीए ये सब चर्चा में हैं, लेकिन हो सकता है कोई नया नाम सामने आए। और इसमें ये भी हो सकता है कि इस नए गठबंधन के नाम के साथ कोई संयोजक, कोई समिति बन जाए और उसको फिर आगे का कार्यक्रम तय करने का अवसर दिया जाए, तय करने का सारे जिम्मेदारी दायित्व दिया जाए। तो ये 17-18 जुलाई की मीटिंग में हो सकता है। इसके अलावा ये भी संभव है कि जो सीटें इस विपक्षी गठबंधन ने जैसा दावा किया जाता रहा है, जनता दल यू के महासचिव केसी त्यागी की तरफ से भी और दूसरे प्रवक्ताओं की तरफ से भी कि 450 सीटें ऐसी हमने पहचान ली हैं जिन पर 1 to 15 होगी, यानी एक विपक्ष का उम्मीदवार होगा, एक सत्ताधारी पार्टी का उम्मीदवार होगा। तो ऐसा अगर होता है तो हो सकता है कि उन सीटों का पहचान कर उन पर भी कुछ चर्चा हो सकती है। हालांकि ये एक लंबी लड़ाई है, लंबी जद्दोजहद है। अभी ये कहना मुश्किल है कि विपक्ष की एकता कोई 17-18 जुलाई को फाइनली रूप ले लेगी। अभी मुझे नहीं लगता कि फाइनली रूप ले लेगी। इसमें बहुत सी अड़चनें हैं। अभी तो आम आदमी पार्टी का ही मामला नहीं सुलझा है कि वो अध्यादेश जो दिल्ली सरकार के दिल्ली के लिए आगे आया है, उस पर जो वो पार्लियामेंट में जाएगा, उस पर कांग्रेस का क्या रुख होगा। हालांकि कांग्रेस कहती रही है कि संविधान के विरुद्ध जो भी कार्य होगा हम उसके मुखालफत पार्लियामेंट में करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ये बराबर दबाव बना रही है कि कांग्रेस को 17-18 जुलाई की बैठक से पहले अपना रुख इस अध्यादेश पर साफ करना चाहिए और ये घोषणा करना चाहिए कि पार्लियामेंट में वो इसका विरोध करेगी। अब ये सब चीज़ें अड़चनें हैं। दूसरी और भी पार्टियां हैं, टीएमसी है, वो पश्चिम बंगाल में क्या करेगी, कांग्रेस को कितना स्पेस देने के लिए राज़ी होगी, समाजवादी पार्टी यूपी में कितना स्पेस देने को राज़ी होगी, या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो ऐसी पार्टियां हैं जिनकी प्रेजेंस है, थोड़ी बहुत प्रेजेंस है, उनको कितना स्पेस देने के लिए तैयार होगी, छत्तीसगढ़ में कितना स्पेस देने के लिए तैयार होगी। तो ये सब चीज़ें अभी आपको, अगर मान लीजिए ये सब कुछ किसी तरह तय हो पाती हैं, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि 17-18 जुलाई को कोई विपक्ष का गठबंधन फाइनल रूप ले लेगा। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ हद तक कुछ मुद्दों पर ज़रूर सहमति बन सकती है। अब देखना ये है, ये तो 17-18 जुलाई की बैठक के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। इस एपिसोड में मैं मुफीद जिलानी अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल समाचार तक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमें फॉलो करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी सच्ची, निष्पक्ष, निर्भीक आवाज़ जन जन तक, गाँव-गाँव तक, घर-घर तक पहुँचे और लोकतंत्र, संविधान को बचाने में आप और हम सब एक साथ मिलकर आगे इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें। शुक्रिया।